बादलपुर बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा चंद्रवीर सिंह काफी दयालु और नेक दिल राजा था। राजा चंद्रवीर सिंह की दो बेटियां थीं। दोनों राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं। बड़ी राजकुमारी बहुत ही भोली थी, लेकिन छोटी राजकुमारी सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी। राजा की बड़ी बेटी का नाम गौरी और छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी था। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। माता की मृत्यु के समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद दोनों राजकुमारियों की जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। अपनी दोनों राजकुमारियों की बहुत देखभाल करता था। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन पकवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रबंध करता था। दोनों राजकुमारियां अपनी माँ को बहुत याद करती। जब भी उनको अपनी माँ की याद आती, वो दोनों अपनी माँ की समाधि पर चली जाती। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। रो मत छोटी, हम माँ की समाधि पर चलते हैं। इतना कहकर गौरी और लक्ष्मी उनकी माँ की समाधि पर चली जाती हैं। उनकी माँ की समाधि जंगल में बनी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपनी माँ की समाधि पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अपनी माँ को कहती हैं, माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? दोनों बहनें अपनी माँ को याद करके रोने लग जाती हैं। दूर खड़े राजा यह सब देख रहे थे और उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद आने लग जाती है और वह पुरानी यादों में खो जाते हैं। वैद्य जी, कुछ समझ में आया? रानी को क्या बीमारी है? कैसे भी करके रानी के प्राण को बचाइए। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमारी कोई भी दवा रानी पर कोई असर नहीं कर रही। तो फिर कोई दूसरा उपाय? नहीं महाराज, आशा बहुत कम है। सभी प्रयास तो कर चुके हैं। अब तो ऊपर वाले का ही भरोसा है। माँ, आंखें खोलो माँ, उठ जाओ माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी माँ। महाराज, अब रानी नहीं रही। माँ, आंखें खोलो माँ, तुमने कहा था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी माँ। रानी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें खोकर हमारी बेटियां कितनी दुखी हो गई हैं। बेटा, तुम्हारी माँ हमारे ही पास है। अब रोना बंद करो और महल चलो। इतना कहकर राजा अपनी दोनों बेटियों को लेकर महल की ओर चले जाते हैं। वक्त बीत गया और वक्त के साथ साथ अब दोनों राजकुमारियां बड़ी हो चुकी थीं। दोनों राजकुमारियां अपने पिता से बहुत प्यार करती और स्वयं अपने पिता के लिए भोजन पकाया करती थीं। जब भी वह दोनों राजकुमारियां अपने पिता के लिए भोजन पकाया करती थीं, उसी वक्त महल में एक औरत आ जाया करती थी। वह उसी राज्य की रहने वाली थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब केवल उसकी पत्नी और बेटी थी, जो कि गौरी और लक्ष्मी की उम्र की थी। वह विधवा औरत रोज महल आती और गौरी और श्यामा से कुछ लकड़ियां मांगती और लकड़ियां मांगने के बहाने सबसे नजर चुराकर भोजन में कुछ राख मिला दिया करती थी, जिससे राजा का भोजन बेस्वाद हो जाए। हर रोज की तरह वह औरत आती है और गौरी से कहती है, बेटा गौरी, लकड़ियाँ लेकर आओ, मुझे अपनी बेटी के लिए भोजन पकाना है। ठीक है माता, अभी लेकर आती हूँ। माता, आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर क्यों नहीं आती? तुम हमसे रोज रोज लकड़ियाँ मांगने क्यों आ जाती हो? बेटा, मैं अकेली कहाँ जंगल में भटकूंगी, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। इतना कहकर वह औरत लकड़ियां लेकर वहां से चली जाती है। छोटी राजकुमारी लक्ष्मी को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी,
लेकिन उस औरत पर इसका कोई असर नहीं होता था। बहन, शांत रहा करो। वह बेचारी विधवा है। अगर हम कुछ लकड़ियां उन्हें दे देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, और रोज तुम इसी में उन्हें सुना देती हो। हमारे पिताजी भी तो प्रजा की सहायता करते हैं। कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन देखना एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वह दुष्ट स्वभाव की औरत रोज लकड़ियां मांगने आती और सबसे नजर चुराकर भोजन में राख मिला दिया करती थी। अब धीरे धीरे राजा को भी खाने में खराबी महसूस होने लगी थी। हर रोज खाने में अजीब स्वाद क्यों आता है? खाना तो मेरी बेटियां बनाती हैं, लेकिन वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। वो मेरा खाना क्यों खराब करेंगी? मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। एक दिन जब गौरी और लक्ष्मी भोजन तैयार कर रही थी, तब राजा उन्हें छुपकर देख रहे थे। तब राजा ने देखा उनकी दोनों बेटियां चावल को बहुत अच्छी तरह से धो रही थीं और बड़ी सफाई से भोजन तैयार कर रही थीं। जब भोजन तैयार हो गया तो राजा ने देखा गौरी और लक्ष्मी ने भोजन को चूल्हे से उतारा और ढक कर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह विधवा औरत आई और उसने गौरी और लक्ष्मी से कुछ लकड़ियां मांगी। गौरी ने उसे लकड़ियां लाकर दे दी और दोनों बहनें वहां से चली गईं। जैसे ही लक्ष्मी और गौरी वहां से गईं, उस विधवा औरत ने सबसे नजर चुराकर खाने में राख मिला दी। राजा यह सब देखकर बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत अपने राज दरबार में चले जाते हैं। सिपाहियों, जाओ और उस विधवा औरत को शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने इस सारी घटना के बारे में पूछा, तब विधवा औरत ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं तो एक खेल खेल रही थी। मैं तो देखना चाहती थी कि आप कितने बुद्धिमान और समझदार राजा हैं और आखिर कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। लेकिन महाराज, आप तो बहुत समझदार और न्यायप्रिय राजा हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लिया। उस औरत की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर राजा भी उस औरत की समझदारी पर प्रसन्न हो गई और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। राजा ने उस औरत को दंड देने के बजाय उसको अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया और उससे विवाह भी कर लिया। अब वह औरत विधवा से रानी बन चुकी थी। अब राजा की दूसरी पत्नी, जो कि गौरी और लक्ष्मी की सौतेली माँ थी, वह उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लक्ष्मी इस विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। वह यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वह विधवा औरत खाने में इसीलिए राख मिलाती थी ताकि वह उन दोनों बहनों को राजा की नजरों में गिरा सके और इस महल में रानी बनकर आ सके। और इसमें वह सफल भी रही और वह अपनी पुत्री को भी अपने साथ महल ले आई। सब कुछ योजना से भी बढ़कर हुआ। बस अब किसी भी तरह ये दोनों बहनें भी इस महल से निकल जाएं तो यह सारी धन संपत्ति मेरी पुत्री की हो जाए। लेकिन राजा अपनी दोनों पुत्रियों को अत्यधिक प्रेम करते थे। वह उन दोनों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ नई रानी गौरी और लक्ष्मी को हर वक्त दुखी करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती और दिन बीतने के साथ साथ रानी ने गौरी और लक्ष्मी को खाना देना भी कम कर दिया था। अब गौरी और लक्ष्मी को भोजन नहीं मिलेगा तो यह भी बीमार पड़ जाएंगी और इनकी माँ की तरह इनकी भी मृत्यु हो जाएगी और फिर मैं और मेरी पुत्री आराम से पूरी धन और संपत्ति का आनंद लेंगे। जाओ सेविका, गौरी और लक्ष्मी के लिए भोजन ले आओ। जी महारानी। यह तो बहुत ही कम भोजन है और मैंने और दीदी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है।
ठीक है राजकुमारी, मैं अभी और भोजन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना ही भोजन पर्याप्त है इन दोनों के लिए। यह सब सुनकर लक्ष्मी दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही रानी गौरी और लक्ष्मी को कुछ न कुछ कहती रहती। वह अपनी बेटी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और गौरी और लक्ष्मी को बिल्कुल भोजन देना बंद कर दिया। एक दिन अधिक परेशान होने के कारण वे दोनों बहनें जंगल में जाकर अपनी माँ की समाधि पर रोने लगीं। माँ, क्या तुम अपने बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम कितनी दुखी हैं और सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं माँ। तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर सेब का पेड़ उत्पन्न हो गया। वह पेड़ जल्द ही सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। उन फलों को खाकर दोनों राजकुमारियां अपनी भूख शांत करती। यह दोनों भोजन भी नहीं करती और मैं इन्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी यह इतनी सुंदर कैसे दिखाई दे रही हैं? इनमें से कोई बीमार भी नहीं है, बल्कि इनका आकर्षण दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह सब कैसे हो रहा है? जबकि मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, तब भी वह इनके सामने फीकी लगती है। बेटी रूपा, तुम जाओ और इन दोनों बहनों का पीछा करो। आखिर पता तो चले ये खाना खाती कहाँ से हैं। दीदी, यह रूपा हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई। हम इन फलों को छुपा देते हैं, वरना यह जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी और वह सौतेली माँ हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। नहीं नहीं बहन, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें बेचारी इसका क्या दोष। और गौरी उसको अपने पास बुला लेती है और कुछ फल खाने को दे देती है। माँ, ये दोनों कोई भूखी नहीं रहती हैं। इनकी माँ की समाधि पर सेब का पेड़ है। यह दोनों उसी पेड़ से तोड़कर सेब खाती हैं और उस पेड़ के फल बड़े ही अद्भुत हैं। मैंने ऐसे स्वादिष्ट फल आज तक अपने जीवन में कभी नहीं खाए। इन्हें वह फल खाने से कैसे रोकूं? रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का कारण क्या है? महाराज, सर में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है यह दर्द मेरी जान ही लेकर मानेगा। अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह सुंदर सेब के फल का पेड़ है जो आपकी पहली पत्नी की समाधि पर है। उस पेड़ को जड़ से उखड़वाकर उसकी जड़, तने और पत्तों को उबालकर जो जल तैयार होगा उसका मेरे द्वारा सेवन व सिर पर मालिश करने पर मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। समाधि पर जो सेब का पेड़ है उसका जड़, तना और पत्ता सहित उखाड़ कर मेरे पास लेकर आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर रानी के लिए उस पेड़ को जल में उबालकर औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। बहन, माँ की समाधि पर अब सेब का पेड़ भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तभी उन दोनों ने देखा सेब के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थों से भरा हुआ है। अब दोनों बहनें उसी को खाती। पता नहीं ये क्या हो रहा है। वह फल का पेड़ तो मैंने उखड़वा दिया था, फिर भी वह दोनों उदास नहीं रहती और भोजन के लिए भी कभी नहीं कहती। तुम फिर से उन पर नजर रखो और देखो माजरा क्या है। देखो बहन, यह लड़की फिर से यहाँ आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो इस तालाब को ढक देते हैं, वरना यह फिर से अपनी माँ को बता देगी और हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगी। नहीं बहन, तू ज्यादा मत सोच। वह पेड़ उसकी माँ ने उखड़वाया था, उसमें बेचारी इसका क्या कसूर।
और गौरी लक्ष्मी की बात को न मानते हुए उस लड़की को मक्खन खाने के लिए दे देती है। जब यह बात रानी को पता चलती है तो वह क्रोध से लाल पीली हो जाती है और सैनिकों को बुलाकर उनसे कहती है, जाओ और रानी की समाधि को जड़ से उखाड़ दो और उस तालाब में कूड़ा करकट भर दो और उसे नष्ट कर दो। यह सब करने पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। वह फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया। रानी, चाहे मेरा साम्राज्य ही क्यों न बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखलाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। महाराज, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। रानी, तुम कहो तो सही। जो तुम कहोगी मैं वो अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। तो महाराज, जो आपकी पहली पत्नी की पुत्रियां हैं, तुम उनकी हत्या कर दो और उनका खून मेरे सिर और हथेलियों पर लगा दो, जिससे मेरा जीवन बच जाएगा। राजा दोनों राजकुमारियों की तलाश करने लगा। जब राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठी रो रही हैं। अपनी पुत्रियों को इस हालत में देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तुम लोग इस महल से बाहर मेरे साथ चलो। पिता की बात मानकर वह दोनों उसके साथ चल पड़ी। वह उन दोनों को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और राजा ने सारी घटना अपनी दोनों पुत्रियों को बताई। बेटा, अब मैं रानी को वचन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा जीवन अत्यधिक प्यारा है। मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता और महल में तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मार डालेगी। इसलिए तुम मेरे गुरु की कुटिया में रहो। यहाँ तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। राजा ने रास्ते में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में आ गए और उन्होंने हिरण के खून को रानी के सर और हथेली पर लगा दिया। रानी ने सोचा सच में राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को मार दिया है और राजा वहां से उदास होकर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब गौरी और लक्ष्मी गुरु के पास बैठी हुई थी, तभी वहां दो सुंदर राजकुमारों का आगमन हुआ और वह दोनों राजकुमार गौरी और लक्ष्मी की सुंदरता पर मोहित हो गए। तभी गुरुजी ने गौरी और लक्ष्मी की कहानी उन दोनों राजकुमारों को सुनाई। दोनों राजकुमारों को उनकी स्थिति पर दया आ गई। तभी बड़े राजकुमार ने कहा, हे सुंदरियों, आप हमारे साथ महल चलो। इतना कहकर गौरी और लक्ष्मी उन दोनों राजकुमारों के साथ महल चली जाती हैं। बड़े राजकुमार गौरी से शादी कर लेते हैं और छोटे राजकुमार लक्ष्मी से शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा ने रानी से बात करना बंद कर दिया था और रानी की तबीयत भी खराब रहने लग गई थी। रानी, ये आपके ही कर्मों का फल है जो आपने हमारी पुत्रियों के साथ किया है, और वो बेचारी दोनों पुत्रियां आपका जुर्म चुपचाप सहती रहीं। राजा की यह बात सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह राजा से माफी मांगती है। तभी राजा रानी को सारी घटना बताते हैं और वह दोनों गुरुजी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें दोनों राजकुमारियों के विवाह के बारे में पता चलता है। वह दोनों पड़ोसी राज्य में अपनी पुत्रियों के पास पहुंचते हैं। वह दोनों अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गौरी और लक्ष्मी, मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है।